नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर राहुल गांधी ने चल दिया है ब्रह्मास्त्र, जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जिसके बाद न केवल भाजपा, तमाम विपक्षी पार्टियों की समीकरण इस वक्त बिखरते हुए नजर आ रही है। क्या है पूरी खबर हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी खुल के कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को दबाइए और खबर में अंत तक बने रहिए। पहली खबर आ रही है दोस्तों, प्रियंका की राजनीति में एंट्री पर बोले राहुल गांधी, यूपी में हम फ्रंट फुट पर खेलेंगे। और आपको बता दें, प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की सक्रिय राजनीति में इस वक्त आ चुकी हैं, जिसके बाद जबरदस्त सियासी भूचाल उत्तर प्रदेश में आ गया है और तमाम राजनीतिक पंडित इसको कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के फेवर में बताते दिख रहे हैं और कह रहे हैं कि जबरदस्त फायदा कांग्रेस पार्टी को इससे हो सकता है। दरअसल अपने 2 दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रियंका वाड्रा को कांग्रेस महासचिव व पूर्वी यूपी प्रभारी बनाए जाने पर कहा कि मेरी बहन इस जिम्मेदारी को संभालने के लिए काबिल है, उनमें काफी क्षमताएं हैं, जरूरत है कि उत्तर प्रदेश को नई दिशा दी जाए। राहुल ने कहा कि कांग्रेस के इस फैसले से भाजपा के लोग घबराए हुए हैं। राहुल ने कहा कि मैं यूपी की जनता से यही कहना चाहता हूं कि उन्होंने काफी ज्यादा वक्त बर्बाद कर दिया है, प्रदेश में भाजपा की सरकार बना दी है, अब वक्त आ गया है कि प्रदेश की जनता सही फैसला करे। उन्होंने कहा कि यूपी में कांग्रेस की अनदेखी नहीं की जा सकती, कांग्रेस पार्टी प्रदेश में पूरे दमखम से लड़ेगी और फ्रंट फुट पर लड़ेगी। इस दौरान राहुल गांधी सपा बसपा पर बोलने से बचते रहे और भाजपा पर जबरदस्त निशाना साधा। प्रियंका वाड्रा की राजनीति में सीधी एंट्री पर कांग्रेस कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और इसे राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक करार दे रहे हैं। बता दें कि राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बाद राहुल गांधी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और भाजपा और नरेंद्र मोदी पर करारे हमले करते दिखाई दे रहे हैं। प्रियंका वाड्रा अभी तक केवल अमेठी व रायबरेली में ही प्रचार करने तक सीमित रहीं, अब पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाए जाने के बाद राजनीति में उनकी सीधी एंट्री हो गई है। और एक और जो ताजा इनपुट सूत्रों के हवाले से आ रही है बिग ब्रेकिंग न्यूज के तहत, उसमें आपको बता दें कि रायबरेली हो सकती है प्रियंका गांधी की सीट, जहां से संभव है कि प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में उतरते हुए धूल चटा सकती हैं भारतीय जनता पार्टी को और तमाम विपक्षी दलों को 2019 के लोकसभा चुनाव में। रुक करता अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि बिहार से आ रही है, जहां पर 10% आरक्षण देने का कदम भाजपा पर भारी पड़ेगा, ऐसा कहना है आरजेडी के नेता और लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव का। दरअसल राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण देने का कदम भाजपा पर भारी पड़ेगा, क्योंकि बहुजन ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। गौरतलब है कि मोदी सरकार ने इन वर्गों को मुख्य मांग को पूरा करते हुए नौकरियों में 10% आरक्षण दे दिया। यादव ने सरकार के कदम को जल्दबाजी में उठाया गया बताते हुए उसकी घोर आलोचना की और कहा कि नोटबंदी की तरह यह भी जल्दबाजी में लागू किया गया एक स्कीम है, आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। उन्होंने पीटीआई भाषा को बताया कि सरकार ने किसी आयोग की रिपोर्ट या सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण के बिना ही संविधान में संशोधन कर दिया है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता ने कहा कि ऐसा प्रावधान करने के लिए सरकार के पास इसके समर्थन में आंकड़े होने चाहिए, लेकिन मोदी सरकार के पास ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने नोटबंदी की तरह इसे जल्दबाजी में लागू कर दिया, भाजपा इसके परिणाम भुगतेगी। यह पूछे जाने पर कि क्या सामान्य वर्ग के गरीब को आरक्षण देने के सरकार के कदम का लोकसभा चुनावों में असर पड़ेगा, इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि सामान्य धारणा के विपरीत तथाकथित गरीब उच्च जाति के लिए आरक्षण भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ेगा। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुजन वर्ग ठगा हुआ महसूस कर रहा है। यह कहा गया था कि आरक्षण पर 50% की सीमा है, लेकिन अचानक सरकार ने भानुमति का पिटारा खोला और आरक्षण 50% से आगे बढ़ा दिया, वो भी लाभार्थी वर्ग की बिना किसी मांग और आंदोलन के। उन्होंने कहा कि अब माननीय उच्चतम न्यायालय को इस पर फैसला करना होगा। यादव ने कहा कि पारंपरिक तौर पर पिछड़ा और गरीब माने जाने वाले समुदाय बहुजन को इस 50% की सीमा के नाम पर और आरक्षण देने से इनकार कर दिया गया। उन्होंने कहा कि आरक्षण का मतलब उन लोगों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना था जिन्हें दशकों से जाति के नाम पर अमानवीय अत्याचारों और पाबंदियों का सामना करना पड़ रहा है। राजद नेता ने आरोप लगाया कि सरकार अपनी उच्च जाति की मानसिकता को साधने के लिए जाति आधारित अत्याचारों की कहानी को आर्थिक आधार पर बदल रही है। उन्होंने कहा कि किस आधार पर सरकार ने उन लोगों को 10% आरक्षण दिया जिन्हें वास्तव में पहले ही 50% आरक्षण हासिल है। जाति आधारित जनगणना का क्या हुआ, सरकार इसे क्यों छुपा रही है? ये बनाना रिपब्लिक है या लोकतंत्र? रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। नेताजी की जयंती पर
राष्ट्रीय छुट्टी नहीं होने पर ममता बनर्जी ने किया भारतीय जनता पार्टी पर जबरदस्त हमला और कहा राष्ट्रीय नेता नहीं मानती है भारतीय जनता पार्टी। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित नहीं करने पर बुधवार को केंद्र पर निशाना साधा और कहा कि ऐसा लगता है कि भाजपा उनको राष्ट्रीय नेता नहीं मानती है। उनको यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। उनकी यह टिप्पणी ऐसे दिन आई है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रवादी नेता की जयंती के मौके पर लाल किले में सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय का उद्घाटन किया है। बोस की 122वीं जयंती के अवसर पर दार्जिलिंग के चौरास्ता में आयोजित कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने कहा कि ऐसा लगता है कि वे उन्हें राष्ट्रीय नेता मानते ही नहीं है। ममता ने कहा कि स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने के लिए नेताजी ने सभी समुदाय और वर्ग के लोगों को अपने साथ लिया। आजाद हिंद फौज का गठन दार्जिलिंग से लेकर देश के अन्य भागों में करने वाले लोगों को लेकर किया गया। आजाद हिंद फौज यानी कि INA का गठन दार्जिलिंग से लेकर देश के अन्य भागों में रहने वाले लोगों को लेकर किया गया। उन्होंने कहा कि नेताजी देश के सभी लोगों के बीच एकता और भाईचारे की बात करते थे। उन्होंने कहा कि सभी वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलने वाला व्यक्ति ही सच्चा नेता होता है। यही कारण है कि महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर महान राष्ट्रीय नेता थे। उन्होंने कहा कि हम तभी सफल होंगे जब हम एकजुट रहेंगे। तो बड़ा यहाँ पर सियासी पलटवार किया है ममता बनर्जी ने और भारतीय जनता पार्टी पर जबरदस्त हमला बोलते हुए कहा कि नेताजी की जयंती पर राष्ट्रीय छुट्टी नहीं देने वाली भारतीय जनता पार्टी नेताजी को राष्ट्रीय नेता मानती ही नहीं है। नेताजी यानी कि सुभाष चंद्र बोस। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। GDP आंकड़े सजावटी है, वृद्धि का असर जमीन पर दिखना चाहिए। कमलनाथ ने भी भारतीय जनता पार्टी को चारों तरफ से घेरते हुए कहा कि GDP के आंकड़े सजावटी होते हैं। अगर GDP अच्छा है तो जमीन पर उसका असर दिखना चाहिए, लेकिन अगर जमीन पर ही असर नहीं है तो सजावटी GDP के आंकड़ों का कोई मतलब नहीं बनता। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बुधवार को सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP के आंकड़ों को सजावटी बताते हुए कहा कि आर्थिक वृद्धि का असर जमीन पर दिखना चाहिए और लोगों का जीवन स्तर बेहतर होना चाहिए। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2019 में उभरते बाजार परिदृश्य पर एक सत्र को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने अपनी सरकार द्वारा किसानों का कर्ज माफ करने के फैसले का मजबूती से बचाव करते हुए कहा कि भारत विशेष रूप से उनके राज्य में कृषि क्षेत्र की हालत काफी खराब है। भारत की वृद्धि पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ताजा अनुमान पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि GDP एक सजावट का आंकड़ा होता है, कई बार यह भ्रमित भी कर देता है। देखने की जरूरत यह होती है कि 7.5% की वृद्धि का असर कहां दिखाई देता है। कृषि कर्ज माफी के फैसले का बचाव करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि वह केंद्र सरकार में भी कई मंत्रालय में रह चुके हैं। यह बेहद जरूरी है क्योंकि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। उन लोगों को किसान की दिक्कतों का ध्यान रखना था। कमलनाथ ने यह भी कहा कि कर्ज माफी करीब $8 अरब की है। कमलनाथ ने कहा कि कर्ज माफी करीब $8 अरब की है। कमलनाथ ने कहा कि भारत ने दुनिया को दिखाया है कि सत्ता में चाहे कोई भी सरकार हो वह वृद्धि दर्ज कराता है, लेकिन समावेशी आर्थिक विस्तार आज समय की जरूरत है। इसके लिए बेरोजगारी तथा किसानों की परेशानियां जैसी दो समस्याओं को हल करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, लेकिन यह कई वजहों से हो रहा है। सरकार की नीतियां कैसी भी हों, भारत आगे बढ़ता है। अपनी आकांक्षी युवा पीढ़ी के जरिए भारत वृद्धि दर्ज कराता है। हालांकि उन्होंने चेताया कि बेरोजगारी के साथ किसानों के मुद्दे देश के समक्ष दो बड़ी समस्याएं हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी नीतिगत फैसला इन दो मुद्दे पर केंद्रित होना चाहिए। असमानता पर कमलनाथ ने कहा कि ऑक्सफैम द्वारा जारी आंकड़े परेशान करने वाले हैं। इस असमानता को दूर करने के लिए समाज में काफी कुछ करने की जरूरत है। ऑक्सफैम के अध्ययन के अनुसार वर्ष 2018 में देश के शीर्ष 1% आबादी 39% और अमीर हो गई है। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी आ रही है। जल्द तैयार होगी नई व्यवस्था, 4 दिन के अंदर ऑटोमेटिक सूचीबद्ध हो जाएंगे मुकदमे। चीफ जस्टिस ने यहाँ पर बड़ा संकेत दिया है। दरअसल दोस्तों, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने बुधवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट याचिकाओं का उल्लेख करने की प्रक्रिया खत्म करने के लिए एक नई व्यवस्था पर काम कर रहा है, जिसके तहत नया मामला दायर होने के 4 दिन के भीतर वह स्वतः ही सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया जाएगा। इसी के साथ जस्टिस गोगोई ने कहा कि यदि 4 दिन तक किसी मामले में इंतजार नहीं किया जा सकता, यानी कि कोई मामला इतना अगर जरूरी है कि उसके लिए 4 दिन तक नहीं रुका जा सकता, तो वकील मामले को जल्द सूचीबद्ध कराने के लिए अदालत के रजिस्ट्रार के पास इसकी चर्चा कर सकता है। इसके बाद मुकदमे की लिस्टिंग हो जाएगी। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था पर काम चल रहा है, जिसमें याचिका दायर करने के बाद 4 दिन के भीतर मामला स्वतः ही सुनवाई के लिए आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी उस वक्त की जब उनकी अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष एक वकील ने अपने मामले को शीघ्र सूचीबद्ध करने
करने का अनुरोध किया। अधिवक्ता ने कहा था कि 3 दिन के बाद भी उसकी याचिका सूचीबद्ध नहीं हुई है। तो दोस्तों ये थी दिन भर की कुछ बेहद बड़ी और जरूरी खबरें जो कि आप तक पहुंचाना हमारे लिए बेहद जरूरी था। अब आप हर एक खबर में हमें अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल।